हाँ ज़्यादा पैसा चाहिए तो या ज़्यादा फेम चाहिए तो फिर क्रिकेट शुरू कर देते हैं। दिलजीत दोसांझ का शो हुआ दिल्ली में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में होता है। 3-4 दिन तक वो स्पोर्ट्स ग्राउंड इतना गंदा रहा था ना। इवेंट लाइक उनका कॉन्सर्ट रात को खत्म हुआ नहीं कि सुबह वो रील वायरल थी कि हाँ स्टेडियम साफ नहीं है। ओलंपिक में मेडल आ गया तो लोग जानते हैं। हर एथलीट को होता ही है कि ओलंपिक में भी मेडल लेके आना है और जब नहीं आता तो बहुत बुरा लगता है। वो अंजुम, चलते हैं आपकी कॉलेज लाइफ की तरफ, जहाँ पे आपने डीएवी में बहुत टाइम बिताया आपने। काफ़ी इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स बने मेरे और काफ़ी फन लविंग, तो फिर हमने भी गेड़ियाँ मारी है। बट ये है कि हाँ मुझे कभी इतना थ्रिल नहीं आया गेड़ी मारने में, वो शायद लड़कों को ज़्यादा आता है। पर चंडीगढ़ या यूनिवर्सिटी की कोई एक होती है ना कुछ चीज़ें कि हाँ जहाँ पे आके बहुत मिस होता है। तो लेकिन चंडीगढ़ की हवा ही काफ़ी है। आजकल तो चलो वैसे हवा की बात करें, हवा तो बड़ी गंदी हो रही है चंडीगढ़ में भी। अंजुम मौत शूटर ना होती तो वो क्या होती। टूट कर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका द पल्स टॉक पर एक बार फिर से। और उम्मीद है पिछले एपिसोड को देख के आप अभी तक स्पोर्ट्स की दुनिया से बाहर नहीं आए होंगे, और हम अभी आपको इतनी जल्दी बाहर आने भी नहीं देंगे, क्योंकि आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शूटिंग स्टार से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने खेल, अपने परिश्रम और अपने जज्बे से सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में नाम रोशन किया है। स्वागत करते हैं वर्ल्ड में नंबर 1 रह चुकी ओलंपिक फेम अर्जुन अवॉर्डी अंजुम मोदगिल जी का। अंजुम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं द पल्स टॉक पर आपका। थैंक यू। अंजुम, बात करते हैं जब आज के आपके शेड्यूल की, तो कैसा चल रहा है आपका आजकल का शेड्यूल? अच्छा चल रहा है। मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ जो भी चीज़ें मैं बिना शूटिंग के कर रही हूँ। तो मैं हमेशा से यही चीज़ पे फोकस करती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ शूटिंग के साथ साथ चल रही है मैं उस पे भी उतना ही एफर्ट्स लगाऊं, उतना ही उसको एंजॉय करूँ जितनी मैं शूटिंग को करती हूँ। तो इसीलिए मैंने ओलंपिक के बाद से अभी ब्रेक पे थी एंड अभी शूटिंग शुरू करी है। तो फिर उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं करने को घर पे। अभी इतने फेस्टिवल्स थे तो अच्छे से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, और अपना वर्कआउट और टेनिस, पेंटिंग, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग, तो काफ़ी एंजॉय करा मैंने इस टाइम को। अंजू, मैंने कहीं पे पढ़ा था, आपने ना बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ था कि जिसकी आंखों में लक्ष्य नहीं, मुसीबतें सिर्फ उसी को दिखती हैं। और लक्ष्य जा सिर्फ अर्जुन की आंखों में था, जा अंजुम की आंखों में है। आपका ना नाम भी बड़ा मिला जो रखा घर वालों ने, अंजुम और अर्जुन। तो क्या पहले से ही घर वालों ने सोचा हुआ था कि अंजुम को एक शूटिंग प्लेयर बनाएंगे या एक शूटिंग स्टार जो आज हम देख रहे हैं वो बनाएंगे? नहीं, उन्होंने नाम अंजुम रखा क्योंकि अंजुम का मतलब होता है स्टार, तो हम्म, उनको था जो भी करे उसमें स्टार रहे। हम्म, बाकी ये है कि हाँ, शुरुआत में तो ऐसा कुछ था नहीं कि हम्म, स्पोर्ट्स में ही डालना है। हम्म, बट ये जब मैं अराउंड 7th स्टैंडर्ड में थी तब मम्मी ने अपने साथ एनसीसी कैंप्स में लेके जाना शुरू हम्म, किया और उसके थ्रू ही मैं एनसीसी में अपनी शूटिंग जर्नी मैंने शुरू करी। अनु, जैसे हमारे कॉलेज के टाइम पे होता था कई बार, जैसे बच्चे क्या होता था आपस में लड़ पड़ते थे। मतलब मेरे मेरे सामने वाली किस्सा है कि एक लड़की से लड़ाई होगी किसी की, वो कहती मैं तेरे को बंदूक से उड़ा दूंगी क्योंकि मैं तो शूटर हूँ। तू मेरे को जानता नहीं है। तो ऐसा कुछ किस्सा हो जाता है कभी आप, जैसे बचपन में आप तैयारी करते थे या कॉलेज में आप फ्लॉन्ट करते हो हाँ मैं तो शूटर हूँ। अ, मतलब खुद ही दूसरे लोग ही बोल देते हैं कि इसको कुछ बोलना नहीं, या वो हमारा जो ना जैसे शूटर्स की आदत होती है इमोशंस काफ़ी अच्छे कंट्रोल करने आते हैं हमें। तो कईयों का जिनका बहुत ही ज़्यादा स्माइली फेस नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फेस होते हैं, तो लोग वैसे ही डरते हैं बात करने से। फिर उनको आधों को जिनको ये भी पता है कि शूटिंग करते हैं तो वो फिर ऐसे ही होता है कि आधे तो वैसे ही नहीं छेड़ते। जैसे मैं डीएवी कॉलेज से हूँ तो फिर वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा क्राउड होता है डिफरेंट। तो फिर आधी जनता यही होती थी कि अच्छा ये भी शूटर है। और उसके अलावा स्कूल में बच्चे यही मतलब थोड़ा बहुत छेड़ते थे, बट इतना ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे ज़रूरत पड़ी हो ये बोलने की कि मैं शूटर हूँ। मैं आई थिंक शक्ल काफ़ी है, इज्जत नहीं मिली लोगों को। दैट्स नाइस ना। तो अंजुम, जब आप तैयारी करते थे, जिंदगी में बहुत संघर्ष आपने किया, 16 साल का आपका करियर रहा है, और इस 16 साल के करियर में आपको बहुत उतार चढ़ाव है, तो अभी तक आप कैसे देखते हो अपने इस सफर को? काफ़ी अच्छा लगता है देख के पास्ट, जिसमें बहुत लोज भी रहे हैं और कुछ अप्स भी थे, जिन लोज की वजह से वो अप्स बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है कि हाँ वो लोज आए ज़िंदगी में, वो लोज एक्सपीरियंस करे, चाहे वो फैमिली की तरफ से थे या फिर शूटिंग के करियर में। तो
जो भी अप्स हैं उसने जो पहचान दी है वो सब उनकी वजह से है, तो फिर बहुत ही थैंकफुल फील होता है कि हाँ मुझे मम्मी ने इस स्पोर्ट में इंट्रोड्यूस किया, चाहे शुरू में जितने भी चैलेंजेस थे, बट ये कि हाँ जब आप लगे रहो तो वो चैलेंजेस धीरे धीरे आपको स्ट्रांग बनाते हैं और आपको एक लेवल तक लेके जाते हैं। तो सेम वही चीज़ हुई है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। बस यही है कि हर मेजर कंपटीशन खेलने के बाद लगता है कि जैसे अभी जस्ट शुरू किया हो, ऐसा लगता ही नहीं कि 16 साल हो गए, ऐसा लगता है कि अभी ओके अच्छा अभी तो ये नया सीखा है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो अभी सेम वही पेरिस ओलंपिक्स में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो ये होगा कि आगे अब देखते हैं क्या होगा। फिर ये होता है ना, जैसे आपने 16 साल, एक पूरा करियर आपने 16 साल लगा दिया एक ही गेम में। हम्म, अगर हम बाकी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अगर हम क्रिकेट की बात कर ले जैसे, तो कोई 16 साल लगा देता है तो ऐसा लगता है कि "ओ यार इतना साल इस बंदे ने एक ही करी बस"। जब कोई जैसे शूटिंग में आपने लगाया, तो उसमें इतनी पॉपुलराइजेशन नहीं मिल पाती कहीं हमें, जब से हम बाकियों के साथ कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो फील होता है आपको। हाँ मतलब हर स्पोर्ट का ना अलग अलग ही मनी है, अलग फेम है, अलग लेवल है, उसको कितना लोग जानेंगे, ये तो है। बट ये आई थिंक क्योंकि हमारी फैमिली में कभी ऐसा नहीं था कि पैसे के लिए या फेम के लिए कुछ करना है या खेलना है। तो बस क्योंकि मम्मा को इंटरेस्ट था, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, तो जब मैंने यू शूटिंग शुरू करी तब जो फीलिंग थी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट की वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने और भी बहुत गेम्स खेले हैं स्कूल में, बट इंडिविजुअल स्पोर्ट में मुझे ज़्यादा बेटर फील हुआ कि हाँ कुछ भी गलती हो, कुछ भी अच्छा हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इसकी वजह से ये गेम शुरू करी। अगर देख के करना होता कि हाँ ज़्यादा पैसा चाहिए तो या ज़्यादा फेम चाहिए तो फिर क्रिकेट शुरू कर देते, बट अभी थैंकफुली शूटिंग को भी काफ़ी रिकॉग्निशन मिल रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। काफ़ी सोशल मीडिया के थ्रू और अदरवाइज मीडिया के थ्रू भी, तो या काफ़ी पॉजिटिव है। बट ये कि हाँ थोड़ा सा होता है ऊपर नीचे किसी गेम में आपकी अचीवमेंट। अब जैसे मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है, जो जिसका लेवल लिटरली ओलंपिक के लेवल का कंपटीशन होता है, उसमें शूटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बहुत मारे जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और इंडिया में इंडिविजुअल मेडल मेरा आया था सबसे पहले और ओलंपिक इवेंट का, बट कोई इतनी रिकॉग्निशन नहीं है। वही कहीं और कोई जैसे बैडमिंटन या बॉक्सिंग में किसी को वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है तो वो अच्छी रिकॉग्निशन मिलती है। सो आई थिंक हाँ वो डिफरेंसेस हैं, बट एज एथलीट्स आई थिंक हमारा बस यही काम होता है, आप बस अपने अगले कंपटीशन अपनी अगली टास्क पे काम करते रहो। अभी जैसे मैंने बात कर रहा था ना फेम की या कंपैरिजन की, वो इसलिए भी कहते हैं कि दुनिया ना, जो जैसे हमारे पंजाबी में कहावत होती है, चढ़ते सूरज में सलामा। भी जब तक मेडल नहीं आता ना, लोग वो जानते ही नहीं है। मतलब इसमें 3-4 किस्से मैं सब पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मैं इसी पे बात करूंगा, जैसे ओलंपिक है, ओलंपिक में मेडल आ गया तो लोग जानते हैं। सबसे मैं एग्जांपल दूं, और जिनका मेडल आया था कई बार लोग उनको भी नहीं जानते। अभी मैं चाय वाले मीम की बात करूं, डोली चाय वाले का मीम सोशल मीडिया पे वायरल होगा, यूथ उसको वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, शेयर वो कर रहा है, शेयर कर रहा है। पर वही हमारे हॉकी के प्लेयर जब ब्रॉन्ज मेडल जीत के जब एयरपोर्ट से निकलते हैं, लोग डॉली चाय वाले के साथ फोटोज खिंचा रहे हैं, पर हॉकी चाय उनको यही नहीं पता हमारे हॉकी के प्लेयर्स जा रहे हैं। तो फिर वो चीज आपको लगता है एज ए प्लेयर भी ये चीज बहुत ज्यादा लोग वो कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इफेक्ट है इस पे। हाँ ये तो है, मतलब आजकल कितने लोग को अच्छी फेम और पब्लिसिटी मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, एंड बट आई थिंक कहीं ना हम एथलीट्स बहुत ही ऐसे हम्बल हो जाते हैं ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस के बाद, एंड स्पेशली आई एम श्योर कि इंडियन हॉकी टीम में 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं अभी रिसेंटली। मतलब 4 साल में 2 ओलंपिक मेडल, कितने एथलीट्स जो सेम थे, तो ऐसे अच्छा तो नहीं लगता है। बट क्या है ना, हम एथलीट्स पे लगता है कि हमें ना दूसरों को जाके कुछ क्लैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है ना, हमें ये है कि अरे आप हमें क्यों नहीं जानते। हमारा जो काम है मेडल जीतना, अपनी मेहनत करना, वो करेंगे। जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं। क्रिकेटर को फेम मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट लोग स्पोर्ट्स के थ्रू तो कनेक्ट हो पाते हैं और स्पोर्ट्स को देख तो रहे हैं। सो इसलिए आई थिंक एक लेवल के बाद ना ये चीज़ें इतना इफेक्ट नहीं करती। हमें बस यही होता है कि बस ठीक है, इतना अच्छा तो कंट्रोल आ ही जाता है इमोशंस पे, कि अगर आपको बुरा भी लग रहा है आप उसको मोटिवेशन में बनाओ और आगे काम कर दो। और कहते हैं शूटिंग तो वैसे ही बहुत महंगा गेम है। तो जैसे इस लेवल की हम पब्लिसिटी की बात करते हैं, जहाँ हम बात करते हैं ब्रांडिंग की किसी गेम की, तो आपकी गेम इतनी महंगी गेम है, तो आप
तो आजकल जैसे जब बच्चा स्टार्ट करता है या यूथ स्टार्ट करता है कोई भी, हम्म। तो उसको फिर ये चैलेंजेस नहीं आते स्टार्ट करने में? आजकल फिर भी काफ़ी बेटर है उस टाइम से, अगर मैं कंपेयर करूँ जब 2007-8 में मैंने शुरू करी थी, और काफ़ी अभी और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुझसे भी पहले की शुरू करी हुई है। तो उस टाइम पे लोगों को ये नहीं पता था कि शूटिंग एक स्पोर्ट भी है। बट जब 2008 में अभिनव भैया का मेडल आया, उसके बाद से काफ़ी लोगों को पता चला कि ये गेम है। मुझे खुद गेम में आने के 2-3 साल बाद पता चला कि ठीक है, ऐसे इंटरनेशनल्स में वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ ये सब होती हैं, क्योंकि उससे पहले इतना स्कूल में 7th-8th क्लास तक तो इतना टीवी वगैरह नहीं देखते हैं कि आइडिया लगे कि क्या क्या लेवल की गेम्स हैं। तो अभी क्या है, इतनी पब्लिसिटी हो गई है अब तो, और भी ज़्यादा इतने सारे मेडल्स आए हैं शूटिंग में अभी रिसेंटली पेरिस में। बाकी मेडल हम पीछे दीवार पे भी देख सकते हाँ हैं। जी। बट लोग ओलंपिक वाले को ही पहचानते हैं, तो उसके लिए भी है जगह खाली। तो हम बस यही है कि हम अभी की जो शूटिंग फ्रेटर्निटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, काफ़ी शूटिंग रेंजेस खुली हैं, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट का जो प्रोसीजर है वो बहुत इजी हुआ है। तो हमारा सारा इक्विपमेंट जर्मनी या यूरोप के अलग अलग जगहों से इम्पोर्ट होता है। सो इसीलिए अभी काफ़ी बेटर है करना, और अभी एकेडमीज में वेपन्स होते हैं जो लोग जाके सिर्फ उनसे रेंट करके या वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं। सो आई फील कि अभी स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस करना बच्चों को कि कौन सी उनके लिए गेम अच्छी है, वेरी इजी नाउ। और जैसे आपने बात की लोग सिर्फ ओलंपिक वालों को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने, जैसे हम देख रहे हैं ना पूरा, मतलब हम अंदर आए थे ना जैसे ही, तो मैं इतना प्राउड फील हो रहा था ना, पता नहीं कहाँ ही आ गए, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना इंस्पिरेशन है। तो पर कहीं ना कहीं वो मलाल जो है ओलंपिक वाला, वो आपको कहीं ना कहीं वो करता है कि नहीं, वो एक चीज है, हाँ वो चीज, उस चीज की कमी है। बिल्कुल, आई थिंक हर एथलीट को होता ही है कि ओलंपिक में भी मेडल लेके आना है, और जब नहीं आता तो बहुत बुरा लगता है, और वो चीज़ शायद इतने अच्छे से अंदर से नहीं ख़त्म होती, और उस चीज़ को बस हम यूज़ करते हैं अपने आप को लगातार मोटिवेटेड रखने के लिए, और अंदर की आग बनी रहे। हाँ मतलब बट ये बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हमने ना जितने मेडल्स डिस्प्ले करे, क्योंकि घर वालों के लिए मेडल मेडल है, नहीं जीते नहीं जीते, बट हम उनके बच्चे हैं, तो इसलिए वो जो उनका सपोर्ट है जीतने पे हारने पे, वो चीज़ हमेशा रहती है। तो इसीलिए छोटे से छोटा मेडल भी यहाँ पे फ्रेम करवाया था हमने, सब कोविड के टाइम पे हमें टाइम लगा था तसल्ली से करने का। बट आई थिंक हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है कि जो भी हमारी एफर्ट्स हैं उसकी वजह से जो फैमिली को खुशी मिली है, फैमिली को रिकॉग्निशन मिली है, और जो रिस्पेक्ट मिली है, उसके लिए उसके सामने कोई और मेडल नहीं मैटर करता। तो देखिए ये भी है ना, लोग जो है ना वो एक, जब तक तो हाइप होती है लोग याद रखते हैं। और मैं इसमें ना क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिकेट को तो बहुत हाइप देते हैं लोग, सोशल मीडिया पे भी हाइप देते हैं। अगर हम एथलीट्स की बात करें स्पेशली, तो ऐसा लगता है कि 3-4 साल के बाद ना लोग भूलने लग जाते हैं एथलीट्स को, इतना याद नहीं रखते। अगर हम जैसे आप अपने अभिनव भैया की बात करी, जब उनका मेडल आया था तो एकदम से अखबारों में सब जगह अभिनव बिंद्रा हो रहा था। पर आज शायद किसी को पता भी नहीं वो किस कंपनी में, उनका खुद का स्टार्टअप है, वो खुद की कंपनी चला रहे हैं। तो ऐसे आपको लगता है कि कहीं न कहीं वो फेड होना शुरू हो जाता है वो मोमेंट? आई थिंक यही लाइफ है। आपको खुद अपनी कितनी पुराने दोस्त या चीज़ें भूल जाती हैं, या हमें अपने घर की नहीं याद रहती, बाहर की तो हम कितना रिकॉर्ड रखेंगे। बट ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन है, कुछ बहुत ही मेन प्लेयर्स हैं उनकी हमेशा रहनी चाहिए रिस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम क्योंकि लाइफ है, न्यू कमर्स आते रहेंगे, बिगिनर्स आएंगे एंड वो अच्छा करेंगे, एंड देन टेक ओवर होता रहता है। सो आई थिंक इसीलिए आज कोई फेमस है, आज कोई अच्छा कर रहा है, कुछ टाइम बाद उसको नहीं याद रहता, एकदम से कोई और आएगा। सो आई थिंक दिस इज अ जर्नी एंड इट जस्ट कीप्स चेंजिंग, एंड वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट दैट रादर देन कि अरे नहीं मुझे क्यों नहीं जानते कुछ। क्योंकि मैंने भी अगर एक लेवल पे एक मेडल जीता है, कुछ टाइम बाद if I'm good enough, I have to like prove myself to myself again कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो तो करो, otherwise you know slowly you just focus on the things that are under your control and enjoy other things as well. अरे ये भी मानते हैं ना, जैसे कहते हैं राजनीति और जो ओलंपिक प्लेयर्स का करियर है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं आजकल। जैसे अगर ऐसे कुश्ती की बात कर लें स्पेशली, बहुत लोग राजनीति में चले जाते हैं, या फिर क्योंकि कहते हैं या फिर सरकार में आ जाओ,
या राजनीति में घुस जाओ या सरकार की कोई जॉब कर लो, वो डीएसपी की पोस्ट मिल गई और आधों को शायद वो भी नहीं मिल पाता। जैसे हमने पीछे पैरालंपिक्स की बात करी, उनको तो लोग पहचानते भी नहीं थे, कोई सब्जी बेच रहा था। तो फिर ये सब इस चीज़ को इम्पैक्ट करता है कि लोग इसीलिए भूल जाते हैं शायद हमारे प्लेयर्स को। हाँ, आई थिंक आप एथलीट्स को क्या पोस्ट मिलती है या रिकॉग्निशन मिलता है उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। अभी जैसे रिसेंटली कितने पुराने एथलीट्स रहे हैं जो कोचिंग फील्ड में भी आए हैं और जो जैसे आईओए में आए हैं या साई के हेड हाई रैंक की पोस्ट पे आए हैं। तो एथलीट फिर अभी उनको लोग याद रखते हैं, चाहे वो अंजू बॉबी जॉर्ज मैम हो या पीटी उषा या गगन भैया। इन सबको लोग याद रखते हैं बिकॉज ये अब आके एडमिनिस्ट्रेशन में दिखा रहे हैं कि हाँ, अगर एथलीट्स आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी गवर्नमेंट में और अगर वो कोई भी पॉजिटिव काम करेंगे तो वो एथलीट्स के बेनिफिट के लिए रहेगा। अगर ऐसा होगा तो लोग ज़रूर याद रखेंगे। अगर उनको नहीं ऐसी रिकॉग्निशन मिलेगी और अभी तो जैसे जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं कितनी स्टेट्स में, बिल्कुल ही जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अगर धक्के पड़ेंगे और मांगना पड़ेगा कुछ तो फिर वो ना एथलीट के लिए अच्छा ना उनको कोई वैसे भी याद रखेगा। क्योंकि आई थिंक एथलीट्स को बिल्कुल ही आदत नहीं होती है मांगने की, उनको होता है कमाने की आदत कि हाँ कुछ कमाया है, मेहनत करके कमाया, बट मांगा नहीं जाता। बट कई बार ऐसी लाइक कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है सिवाय मांगने के, चाहे वो जॉब हो या कभी कोई कैश प्राइस ना मिल रहा हो। तो कहीं न कहीं हमारे लोगों की भी तो गलती है ना, लोग स्पोर्ट्स में जब मैच देख रहे होते हैं टीवी में, तब तो लोग बोल देते हैं, हाँ, इसने ये परफ़ॉर्म नहीं किया। अगर आपके खेल की बात करें तो लोग बोल देते होंगे कि बिल्कुल आसान है निशाना लगाना, कितना मुश्किल है। पर अगर बात करें उसी स्पोर्ट्स की कदर करने की, तो लोग नहीं करते हैं। अगर बात करें अभी दिलजीत दोसांझ का शो हुआ दिल्ली में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में होता है। शो के बाद लोगों ने जो हालत करी थी ना, मतलब बहुत सारे जो नौजवान थे जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने वीडियोज़ डाली कि इन्होंने क्या हाल किया हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड का, और किसी ने नहीं बात सुनी। 3-4 दिन तक वो स्पोर्ट्स ग्राउंड इतना गंदा रहा था ना। तो फिर ऐसे आप इन चीज़ों को कैसे देखते हो? स्पोर्ट्स की कदर क्यों नहीं करते फिर लोग? नहीं, ये तो है। अगर कोई भी ऐसे कमर्शियल इवेंट या कल्चरल इवेंट होना है स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना चाहिए कि एथलीट्स की ट्रेनिंग ना इफ़ेक्ट हो। एंड हाँ, जब कहीं भी 2-3 चीज़ें मिक्स हो जाती है ना, चाहे आप कोई खराब पॉलिटिक्स जोड़ दो, नॉट गवर्नमेंट बट कोई भी ऐसे कि हाँ, रिश्तेदारी में पॉलिटिक्स निकाल लेते हैं या सिलेक्शन में पॉलिटिक्स हो जाती है, या फिर आप ऐसे कल्चरल इवेंट्स को आप स्टेडियम्स में करवाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और आई एम श्योर अभी सोशल मीडिया के थ्रू कितनी जल्दी वो रीच कितनी जल्दी मिलती है। इवेंट लाइक उनका कॉन्सर्ट रात को ख़त्म हुआ नहीं कि सुबह वो रील वायरल थी कि हाँ स्टेडियम साफ नहीं है। सो ये तो है कि हर एक को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए दूसरे प्रोफेशन की तरफ, चाहे वो कोई बॉलीवुड स्टार है उनका जो प्रोफेशन है या कोई एथलीट का प्रोफेशन है उनकी तरफ भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट ये भी है कि हाँ, अगर मतलब मुझे नहीं पता कि वो कितने टाइम में स्टेडियम साफ हुआ क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। सो इसीलिए मैं काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू बिलीव भी नहीं करती हूँ क्योंकि जब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस या ना देखा हो। क्योंकि बहुत बार देखा है कि सोशल मीडिया बहुत ही चीज़ें फेक या ऐसे होती है कि मैं अभी भी कोई गंदी वीडियो डाल दूँ कि हाँ जेएलएन में तो अभी भी गंदा है, जो यहाँ पे बैठे हैं वो तो मान लेंगे, तो क्या पता हो भी। बट मैं ये नहीं कह रही कि सच है या झूठ है, बट जब तक मुझे नहीं पता है कि वहाँ क्या है मैं उसको बढ़ावा नहीं दूंगी। बट हाँ, मैं एक शो करूंगी, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं ध्यान रखूँ उस चीज़ का। यही है ना, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। पर आप तो सोशल मीडिया पे बहुत कम टाइम बिताते होगे, क्योंकि आपको बैलेंस भी करना पड़ता होगा सब कुछ। हाँ, मतलब हम यूज़ नहीं करते हैं सोशल मीडिया, बट मैं उसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि मैं शेयर कर सकूँ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नीज़, अपने सारे लोज़, ताकि जितने भी, क्योंकि आई फ़ील जब हम जूनियर्स थे तब इतने कोई थे नहीं सीनियर्स बताने के लिए कि ये ठीक है, ये गलत है या ये ट्राई करो। सब कुछ खुद गलतियाँ कर के सीखा है, जो कि सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। बट अभी काफ़ी लोग, क्योंकि सोशल मीडिया अभी आया है, जब हम छोटे थे तब था ही नहीं थैंकफुली। बट अभी ये कि हमें बहुत लोग रीच आउट करते हैं ईमेल पे, मैसेजेस पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पे कि ये कैसे करते हैं, वे कैसे करते हैं, ताकि क्विकर वे टू लर्न एंड क्विकर वे टू आस्क द सीनियर्स।
सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एज अ सीनियर, क्योंकि मुझे बहुत लोग मिलते हैं अलग अलग जगहों पे जो इतनी चीज़ें पूछते हैं, सो आई जस्ट फील कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर टू शेयर वट एवर आई कैन, ताकि जूनियर्स को दिक्कत ना हो एंड वो अपने जर्नी जल्दी से और अच्छे से सीख पाए। बट आजकल के यूथ के लिए आप डिस्ट्रैक्शन मानते हो सोशल मीडिया, क्योंकि जैसे हम होते थे, छोटे होते थे, खेलते थे भी, हाँ गली में खेलना है, चार लोग इकट्ठे हो गए क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे। पर आजकल तो चार लोग इकट्ठे होते हैं, वो फोनों में रील बना रहे होते हैं, स्नैपचैट चला रहे होते हैं। तो ये है डिस्ट्रैक्शन, आपको लगता ये है? तो है, आई थिंक काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। कई बार तो हम भी जैसे ट्रैवलिंग में या कुछ एक बार फोन चलाना शुरू किया और वो कितनी देर तक हम रील्स देख रहे हैं या कुछ है, तो वो डिस्ट्रैक्शन श्योरली है। एंड आई फील कि आजकल क्योंकि इतना इजी पैसा मिल रहा है लोगों को, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि लोग पैसा कितना कमा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम के थ्रू हो। तो फिर बट एट द सेम टाइम आई जस्ट फील कि जो मेच्योरिटी, जो इमोशनल मेच्योरिटी लाइफ में आपको चाहिए, वो थोड़ा सा सोशल मीडिया के बाहर होना चाहिए लोगों का एक्सपीरियंस, ताकि वो लाइफ जिए जो जो कि ऑफलाइन लाइफ है। एंड बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन उसको एज ए डिस्ट्रैक्शन या लर्निंग ले। तो कहीं न कहीं यही डिफरेंस है कि अगर हम बाहर के देशों की बात करते हैं, हम बात करते हैं चाइना की, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, विश्व कप होता है वुमेन का, वहाँ पे भी मतलब एक लेगेसी होती है कि एक देश 6-6 बार जीत रहा है, भारत का 7-8 बार लोग कोशिश करते हैं भारत का मेडल आ जाए। मतलब यहाँ पे एक मेडल पे लोग खुशी मना रहे हैं, वहाँ पे तो मतलब नंबर ऑफ मेडल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है वहाँ पे सोशल मीडिया का। मैं तब आई थिंक ये, हाँ, चाइना में कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बैंड है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हैं ऑलरेडी, बट कौन कितना क्या यूज़ करता है उसको मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं बता सकती। मैं सिर्फ अपना बता सकती हूँ कि हाँ, मेरी क्या गलतियाँ या मैंने कितना यूज़ किया है। बट आई फील सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड है, बट एथलीट्स का खुद पे कितना कंट्रोल है वो मैटर नहीं, करता है। मतलब ये होता है ना कि जहाँ के एथलीट्स को आप जैसे अलग-अलग देशों में गए, आप पेरिस ओलंपिक्स भी गए, टोक्यो में भी आप गए, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है हमारे प्लेयर्स और उनके प्लेयर्स में? कि अगर हमारे पास ये होता या हमारे पास ये ज़्यादा बेटर सोर्सेज़ होते, तो हम डेफिनिटली एक डोमिनेंस कर सकता था भारत उसमें। आई थिंक थोड़े से ग्रास रूट लेवल पे स्टेडियम्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, चाहे वो गवर्नेंस के थ्रू हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी में जो भी हमारे को फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके थ्रू, या हमारी फेडरेशन के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो ग्रास रूट लेवल पे जब सिलेक्शन होती है बच्चों की, बच्चों को वो पूरी अपॉर्चुनिटी देना कि आप ये गेम ट्राई करो, देखो आपको क्या अच्छा लगता है। प्रॉपर लोग हों जो जज करें कि हाँ, बच्चे की क्या एबिलिटी है, उस पे ही उनको 5 साल तक के बच्चों को चूज़ कर लें कि हाँ भाई, ये जिम्नास्टिक्स या ये रनिंग इसकी अच्छी है, या किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, या बैलेंस अच्छा है। सो जो 1 to 10 इयर्स ऑफ एज की जो सिलेक्शन है ना, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जो कि चाइना में बहुत स्ट्रांगली की जाती है। और उन लोगों को फिर हॉस्टल्स और स्कूल में ही डाला जाता है, जैसे पूरी कोई एक शूटिंग का ही स्कूल होगा, एंड देन वो पूरा दिन फिर ट्रेनिंग और सब कुछ रिलेटेड टू शूटिंग करेंगे। एंड ऑफ कोर्स उनके पास फिर 10 लोग हैं जो ओलंपिक का गोल्ड जीत सकते हैं, उनमें से बस उनको 2 भेजने हैं। बट यही है कि हाँ, उस क्योंकि वो उन्होंने जल्दी सिलेक्शन शुरू करी है, तो ये चीज़ है। अगर इंडिया के पास बहुत टैलेंट है, इतनी जनता है, इतना फैसिलिटीज बन सकती हैं, ऑलरेडी है भी है, बट बस वो सिलेक्शन और फंडिंग एकदम ही ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़रूरी है। बट अगर अंजुम को मौका मिले कि देश की स्पोर्ट्स पॉलिसी में वो चेंजेस करना चाहे, और कोई एक चेंजेस वो लाना चाहे देश की स्पोर्ट्स पॉलिसी में? श्योरली एक सर्टेन मेडल के इंटरनेशनल लेवल के बाद एथलीट्स को एक रिस्पेक्टेबल जॉब ज़रूर मैं देना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा है हमारे साथ के काफ़ी एथलीट्स हैं जो, क्योंकि आई फील फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप खेल रहे हो, आप कर रहे हो, बट आपको घर भी संभालना है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन है, फैमिली है। सो उसके लिए इसका ये मतलब नहीं है। और कई गेम्स हैं जिनको आपको खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, जैसे फीस मिलती है क्रिकेट में, हमें नहीं मिलते हैं वो पैसे। हमें सिर्फ जो पैसे मिलते हैं वो अगर मेडल आया तो, या हमारी अगर जॉब है तो सैलरी, दैट्स इट। तो आई फील कि वो रिस्पेक्टेबल जॉब बहुत ज़रूरी है। एक ये चीज़ मैं ज़रूर चेंज करना चाहूँगी। और मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि ऑल ओवर इंडिया सारा मेडल्स के कैश प्राइस इक्विवेलेंट हो। ऐसे नहीं कि एक मेडल पे एक बच्चे को 1 लाख मिल रहा है और दूसरे को 10 लाख उसी मेडल के लेवल पे।
वो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाता है एंड आई फील कि सेंट्रल हो सब कुछ और हर स्टेट इक्विवेलेंट रिवॉर्ड दे हर एथलीट। ये ना आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि जो दिखता है वैसे वही कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। और लोग जो जैसे हम देखते हैं, हमें तो ये लगता है कि भी बहुत लोग ऐसे खुद की जिंदगी जी रहे हैं, खुद मतलब सरकार फंड कर रही होगी या गवर्नमेंट उनको लेके जा रही होगी, बट आपने सही बात बोली कि ऑन ग्राउंड एक्चुअल रियलिटी बहुत डिफरेंस नहीं, होती जो हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो ट्रिप पूरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है। है। बट ये है कि हाँ, जो एक फीस होती है फीस पे होती है। कि अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो वो नहीं है, क्योंकि वो मैंने सुना है कि बहुत बहुत सारी अलग अलग गेम्स में है। तो बस आई थिंक वो चीज़ होनी चाहिए थोड़ी सी। बिल्कुल, इक्वालिटी इज मस्ट। हम्म। और एंड जब आपको जब हम देखते हैं ना, एक तो आप इतना डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हो ना, ऊपर से आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, आपने स्पोर्ट्स मैनेज किया, आपने ऑब्वियसली आप मैरिज के बाद अपनी फैमिली को भी मैनेज करा, मतलब आजकल आप हॉबीज भी मैनेज कर रहे हो, तो इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो? आज का यूथ मैं बताऊं ना, अगर एग्जाम हो और उसी दिन उनको कोई काम पड़ जाए, मान लो शादी पड़ जाए उनको, वो शायद शादी अटेंड करेंगे, एग्जाम छोड़ देंगे, मतलब दोनों चीजें मैनेज नहीं कर पाते, बट आप इतना कुछ मैनेज कर रहे हो, तो कैसे मैनेज किया इतना सब? होता तो काफी मुश्किल है। अभी मैंने जब अब एक तो अगर हम कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आपको पता है आप सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो। बट अगर आप अपने सपोज घर पे हो और अब तो दो तीन ऐसे घर हैं कि उधर भी जाना है, इधर सबका ध्यान रखना है, सबको कुछ चाहिए तो। और मैं मेरा छोटे होते से ऐसा रहा है कि मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है, चाहे वो एल्डर्स हों या छोटे मेरे बहन भाई हों उनकी तरफ। किसी को कुछ भी ज़रूरत हो मैं उनको प्रोवाइड करूँ वो चीज़। एंड आई थिंक ये, और फिर मेरी नेचुरली बहुत शांत नेचर है, तो उसकी वजह से आई थिंक बस थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ता है कि हाँ ये प्रायोरिटी है, इस चीज़ को अभी देख लेंगे बाकी कल देखते हैं। सो वो चीज़ें फिर मैनेज हो जाती हैं एंड थैंकफुली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है दोनों साइड पे। एंड काफ़ी इजी रहता है फिर चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि वो समझते हैं कि एज एथलीट्स क्या क्या प्रायोरिटीज होती हैं और उनको सब कैसे मैनेज करना है। और इसी मैनेजमेंट के बीच जब आपका एक जैसे टोक्यो में भी ऐसा फेस आया, पेरिस में भी आया, जब आप बिल्कुल कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, तो आप डिप्रेस भी होते होगे, तो उस टाइम फिर आपके लिए क्या मोटिवेशन है, कैसे मोटिवेट करते हो अपने आप को? आई थिंक मोटिवेशन ना अंदर होती है और वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और उसके लिए हार जीत होना ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट अंदर रहती है कि हाँ पता है कि करना है, किस लिए या कुछ जीतने के लिए नहीं, बट जस्ट करना है किसी भी चीज़। फिजिकल ट्रेनिंग होगी या मेंटल ट्रेनिंग होगी। बट ये कि हाँ, जब टोक्यो में भी 3-4 पॉइंट से रहा था और सेम पेरिस में भी, तो उस टाइम पे ना बहुत ही रोलर कोस्टर होता है इमोशंस का, समझ ही नहीं आता है कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो उस टाइम इमीडिएटली बहुत बुरा नहीं लगता है, मतलब ये हाँ इंस्टेंट बुरा लगता है कि अरे यार इतनी इतनी क्लोज है, इतना आसान था आना फाइनल में। बट ज़्यादा बुरा लगता है कम से कम उसके 3-4 दिनों बाद मैच के। उसके बाद जो इमोशंस आने शुरू होते हैं और आप इतना आप इमोशनल हो के आपके आंसू नहीं रुक पा रहे, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, आपको दूसरों को समझाना समझना मुश्किल हो रहा है। सो आई थिंक वो सब एक फेज है। अभी तो 2 बार एक्सपीरियंस हो गया है, बट वो काफ़ी सिमिलर था। बस ये था कि हाँ, एक दिन का देखेंगे, ऐसे ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा। सो जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम करके अपने आप को संभाला और उन चीज़ों में ध्यान दिया जिससे खुशी मिलती है, बीइंग विद द फैमिली, प्लेइंग टेनिस। सो बस पिछले 2-3 महीने उसी में गए हैं। तो आपके लिए सफलता क्या है? मतलब बहुत लोगों के लिए सफलता का मीनिंग बहुत अलग होता है, बट अंजुम मोदगी के लिए सफलता क्या है? मेरा मुझे यही लगता है कि अगर मैं हेल्दी हूँ और खुश हूँ एंड मेरी वजह से मेरी फैमिली खुश है, तो मुझे इससे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेरे लिए बीइंग सक्सेसफुल इज दैट माय फैमिली एंड मी आर हेल्दी एंड हैप्पी टुगेदर, एंड एक दूसरे के लिए हम हैं, कुछ भी चाहिए। सो दैट इज हैप्पीनेस एंड सक्सेस फॉर मी इन लाइफ। दिस इज द बिगेस्ट थिंग आई थिंक। Yeah, I think there's nothing that can beat a healthy person and a healthy mind. So even if थोड़ा बहुत कुछ low चल रहा है, it's always better to just work on it and get better. Be positive. अंजुम, चलते हैं आपकी कॉलेज लाइफ की तरफ, जहाँ पे आपने डीएवी में बहुत टाइम बिताया, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी भी आप डेफिनेटली जाते होंगे, और हमारा बहुत यूथ पंजाब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का ही है, तो वो डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है जब वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन की कॉलेज लाइफ देखते हैं, सुनते हैं।
तो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? तो मैंने वैसे एक दिन के लिए ना एमसीएम डीएवी में एडमिशन लिया था। और क्योंकि घर में कुछ ऐसा हुआ था कि बस मुझे था कि 36 पास में ही है, बस मैं और मेरी बहन गए, प्रोस्पेक्टस ले आए, भर के दे आए। एंड उसी दिन मुझे डीएवी से कॉल आया कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज हैं, तो आप इधर आ जाओ। इसलिए हाँ, अगर इतना कुछ दे रहे हैं, अटेंडेंस में भी कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। सो फिर मैं उधर डीएवी मैंने गई, एडमिशन लिया। और उसके बाद ये था कि मैंने ग्रेजुएशन में पूरा अच्छे से टाइम लगाया कॉलेज में। मैं क्लासेस के लिए जाती थी, सुबह 8 साढ़े 8 से शुरू होके 1 डेढ़ बजे तक लगातार 5 सब्जेक्ट्स होते थे। और थैंकफुली मुझे सब्जेक्ट्स भी याद रहते, नहीं तो कई बार ऐसे होता था कि कोई पूछ रहे और ऐसे होता था हाँ कौन सी क्लास है, कुछ नहीं। बट ग्रेजुएशन मैंने बहुत अच्छे से अटेंड किया है कॉलेज। और अगर बीच बीच में मुझे कोई कंपटीशन के लिए जाना है, उसके बीच में जो भी मिस हो जाता था, तो मेरे जो क्लासमेट्स थे और जो टीचर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे, जिनकी वजह से मेरे को बहुत इजी लगी कॉलेज लाइफ। कि हाँ, अगर कुछ मिस भी हो रहा है, मुझे पता है कि मेरे पास हैं लोग जो मुझे जेन्युइनली सिखा देंगे सब कुछ। तो आई थिंक इसकी वजह से मैंने बहुत इन्जॉय किया है, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी बने कॉलेज में जो अभी भी मेरे साथ हैं। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि स्कूल लाइफ के बाद कोई बिल्कुल। जेन्युइन दोस्त नहीं बनते, पर मेरे कुछ स्कूल में भी, वो भी 11th 12th में के दोस्त हैं, और कुछ कॉलेज के हैं जो अभी भी साथ हैं। एंड काफ़ी काफ़ी इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स बने मेरे, और काफ़ी फन लविंग। तो फिर हमने भी गेड़ियाँ मारी हैं। बट ये है कि हाँ, मुझे कभी इतना थ्रिल नहीं आया गेड़ी मारने में, वो शायद लड़कों को ज़्यादा आता है। बट यही है कि हाँ, अलग अलग जगह 10 सेक्टर के आसपास खाने की, चाहे वो वो सामने सीएलटी में कोल्ड कॉफ़ी नेस्कैफे की, या उसके ग्रिल सैंडविच काफ़ी खाए हैं। और एक 10 सेक्टर में ही पीछे नींबू सोडा मिलता था, वो मोहन तो नहीं, शायद कोई ऐसी दुकान से। तो ये सब जो चीज़ें फेमस थी, और उस टाइम पे काफ़ी वो सब किया है। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी, जिसमें मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स करी है, उसमें भी मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चूज़ करी ताकि शूटिंग में कुछ हेल्प हो जाए। तो उसमें भी सिर्फ स्टाफ की वजह से मैंने पढ़ाई कर पाई हूँ, वरना उस टाइम पे मेरी कॉलेज अटेंडेंस बहुत कम हो गई थी, क्योंकि 2016-17 में मेरे काफ़ी इंटरनेशनल्स थे। एंड बस ये मेरी लाइफ रही है। और अलग अलग फेस्ट और वो सब किया है, और हर एग्ज़ाम मैंने कॉलेज में नहीं दे के यूनिवर्सिटी में दिया है, क्योंकि स्पेशल चांस पे ही टाइम मिलता था एग्ज़ाम्स देने का बिकॉज ऑफ कंपटीशन। बट अच्छे मार्क्स आ गए, और थैंकफुली सब कंप्लीट हो गई पढ़ाई। दैट्स नाइस। और ऐसा होता था जैसे अभी जब हम बात करते हैं, जितने भी डीवी वालों से बात करते हैं, एथलीट से बात करी हमने, हमने ज्योग्राफर से बात करी, तो वो तो हमने एक्सेप्शन मान लिया, डीवी में ने कुछ तो है, एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ब्लेस्ड है, जो जाता है वो देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाता है। आई थिंक कहीं ना कहीं उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान जाता है उनकी टीचर्स को, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ का जो आप अपनी पढ़ाई के अलावा भी कर रहे हो। तो उस टाइम पे जब मैं डीएवी में थी, तब आगाज़ काफ़ी फेमस था। अभी मुझे आइडिया नहीं है, बट उस टाइम पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो आगाज़ थिएटर ग्रुप से थे, और हमारे काफ़ी वर्कशॉप्स लगती थी साइकोलॉजी की मेरी ऑडिटोरियम में। तो उसमें भी मुझे ना बहुत ही ऐसा लगता था कि मैं आगे आके कुछ भी काम है वो करूँ। सो आई थिंक वही जो पूरा इन्वायरमेंट बनाते हैं टीचर्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, और सारे एथलीट्स को जो रिस्पेक्ट मिलती है, और फंड्स भी अच्छे मिलते हैं, तो आई थिंक वो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है जब पॉजिटिव होता है, तो फिर सब कोई देश के लिए भी, और इवन कॉलेज का नाम ज़रूर रोशन करते हैं। और यूनिवर्सिटी भी जाते होगे डेफिनेटली आप, हाँ हाँ, तो यूनिवर्सिटी का कोई किस्सा तो हम जरूर सुन के चूसी है। जाएंगे। मेन ये होता था कि लंच तो वहीं करना है स्टूडेंट सेंटर में, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी वो पंजाबी वहीं से कर रही थी यूनिवर्सिटी से, तो मेरा डेली का होता था कि डीएवी के बाद यूनिवर्सिटी जाना है, और वहाँ पे थाली खा लो या कुलचे खा लो, सैंडविचेस बर्गर ये सब बहुत खाए हैं स्टूडेंट सेंटर का। एंड अभी भी मैं रिसेंटली जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि वाह, कि कितने साल पहले आते थे। बट ये है कि फिर बीच में आई थिंक कोविड या उसके बाद बंद वगैरह हो गए। बट ये जो यूनिवर्सिटी की फील है, और मैंने यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में सुबह 4 बजे मैं वर्कआउट करने जाती थी,
उसके बाद 7 के बाद टेनिस खेलना 2 घंटे। तो मेरा काफ़ी टाइम पीयू ग्राउंड में भी निकला है। सो अच्छा अच्छा लगता है कि वो सब देख के कि हाँ ये सब मेहनत भी करी है और एंजॉय भी किया है। तो कोई ऐसा पल है, जैसे आप तो इतने देशों में घूम चुके, इतने देशों में अपने कंपटीशन में गए, पर चंडीगढ़ या यूनिवर्सिटी की कोई एक होती है ना कुछ चीज़ें भी, हाँ जहाँ पे आके बहुत मिस होता है, तो कुछ ऐसा स्पेशल हो? लेकिन चंडीगढ़ की हवा ही काफ़ी है। हम तो दिल्ली से जब बस एंटर ही करते हैं ना चंडीगढ़, तो ऐसा होता है कि फाइनली अलग ही नहीं सुकून सा मिलता है अपने घर घुस के, वैसा सी फीलिंग आती है। और यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा लगता है। अब पहले ऐसा नहीं, कई बार पुलिस गार्ड्स जैसे रोकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बस 1-2 बार उनको जैसे बोला है कि शूटिंग रेंज पे जा रहे हैं या ऐसे, तो फिर पहचान हो जाती है, तो वो सब फिर काफ़ी होमली फीलिंग आती है। तो हर चीज़ ही अच्छी है, मतलब यूनिवर्सिटी की, चाहे ग्राउंड है, जूस की दुकानें हैं सारी, एवरीथिंग इज बट होम। अंजुम, जैसे आपने बात करी, तो जैसे आजकल तो चलो वैसे हवा की बात करी, हवा तो बड़ी गंदी हो रही है चंडीगढ़ में भी क्योंकि आजकल सरकार भी हो रही है कि एक भी बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहा है। तो अंजुम, यूनिवर्सिटी की बात करी, डीएवी की बात करी, अभी हम पीछे इतने सारे मेडल देख रहे हैं आपके। इन मेडल में से ऑब्वियसली आपके लिए तो हर मेडल होता है ना भी एक बहुत दिल के करीब होगा, बट कोई मेडल है जो इसके लिए आपको लगा भी ये चीज़ थी, जो आज भी आप अगर ये दीवार देखते हो तो वो मेडल आप सबसे पहले देखते होगे? एक तो ये वाला मेरा पहला वर्ल्ड कप का मेडल है, जो मेरा मेक्सिको में आया था 2018 में, फर्स्ट मेडल। तो वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडल है। और जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, तो ये काफ़ी, मतलब मेरे लिए अपने अपने आप की वैल्यू बहुत बड़ी थी इस मेडल के बाद, क्योंकि जिस दिन ये मेडल आया था उसके पिछले दिन जो मेरा इवेंट था उसमें मैं सेकंड लास्ट आई थी। अब मेरा कुछ राइफल का कुछ लूज था पार्ट और मैंने नहीं ध्यान दिया, तो बहुत ही खराब शूटिंग हुई थी। और फिर वो जो पूरा दिन था उसके बाद अपने आप को कैसे संभाल के नेक्स्ट डे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड शूट किया, जो भी अभी मेरे नाम पे ही है रिकॉर्ड। और उसके बाद फिर ये मेडल जीता था। तो वो जो पूरा 48 आवर्स थे ना, जिसमें एकदम ही नीचे जाके ऊपर आके वो सब, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब वो मुझे हमेशा अच्छे अच्छे से याद रहता है, वो मैच का हर एक सेकंड, मैं पीछे जब रेडी हो रही थी और सब। सो आई थिंक क्या ये शुरुआत हुई थी इस मेडल से, मेक्सिको में मार्च में। उसके बाद कॉमनवेल्थ का ये मेडल था, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे मेडल आए थे जब मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, वो ये वाला है। फिर संख्या बढ़ती गई एंड सो ऑन। दिस इज हाँ, सो बाकी ब्यूटीफुल, रियली दिस इज रियली ब्यूटीफुल। Thank you. अंजुम, जैसे मेडल्स की बात करी, आप उसके बाद कितनी पर्सनैलिटी से भी मिले, अभी प्रधानमंत्री से भी आप मुलाकात हुई आपकी, तो कोई ऐसे कोई अनुराग ठाकुर जी से आप मिले, उस टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, कोई ऐसी पर्सनैलिटी से आप जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हुए हो, जो आपको लगा हो भी एकदम से होता है ना मोटिवेशनल लगता है काफी मिलके? आई थिंक एज एथलीट्स हम बहुत अलग अलग प्रोफेशनल लोगों को भी मिलते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे दूसरे स्पोर्ट्स में हो। एंड मुझे जो दूसरे एथलीट्स हैं, चाहे वो ओलंपियंस हैं या पैरालंपियंस, पैरालंपियंस मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उनकी स्टोरीज जानना कि वो, और वो किस किस चीज़ से निकल के आए हैं, इंडिया के लिए मेडल जीत रहे हैं, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं जो पैरालंपियंस हैं और उन्होंने डबल मेडल भी जीते हैं। तो आई थिंक वो उनकी लाइफ से ज़्यादा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कहीं और से मिल सकती है। बट उसके अलावा थिंक जब हम मोदी सर को मिले थे तब उनकी जो स्पीच देने की जो, लाइक उनकी जो वैल्यू है उनकी जो स्पीच में, वो बहुत ही स्ट्रांग है। थिंक जो वो कनेक्ट कर पाते हैं। अभी जब हम पेरिस के बाद गए तो मुझे ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन लगा इन अ वे कि वो कितना जैसे उन्होंने वैल्यू करा जो नॉन मेडलिस्ट थे उनको भी एंड मेडलिस्ट को भी। सो आई फील कहीं ना कहीं हर जने से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ, सो आप जितना सीखते रहो अपने लाइफ में उससे ही बेटर है। और एक ना, जब हम सुनते हैं कि एक डिफरेंट सिनेरियो हुआ था जब शादी हुई थी अंबानियों की, और आप तो उसमें गए थे, तो वो कैसा एक डिफरेंट फील था उसमें? नहीं नहीं, शादियों में नहीं बुलाया था हमें। हमें बस अभी ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को उन्होंने ऑनर करने के लिए बुलाया था। और
काफ़ी इंजॉय किया था क्योंकि उन्होंने पहली बार ओलंपियंस और पैरालंपियंस को एक छत के नीचे इकट्ठे बुलाया और जितने भी मेडलिस्ट थे उनको ऑनर किया। तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव था एंड मज़ा आया। मतलब वहाँ पे ना हमारा 1.5 दिन का था, इतनी बातें हुई दूसरे एथलीट्स के साथ और उनका आई थिंक जो ऐसा मौका ज़्यादा नहीं मिलता है कि आप इंडिया का सबसे महंगा घर में आपको जाने को मिल रहा है, तो वो भी अलग फीलिंग थी एंड अलग लोग थे, कुछ सेलिब्रिटीज भी थे, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। सो ओवरऑल आई वुड से बहुत ही फन इवेंट था या, तो काफ़ी इंजॉय किया। और अंजुम मौदगिल का कोई प्लान भी था लाइफ में? अगर अंजुम मौदगिल शूटर ना होती तो वो क्या होते? ये क्वेश्चन काफ़ी आया और काफ़ी सोचा भी है इस बारे में, बट आई थिंक मैं कुछ भी डिज़ाइनिंग में कर रही होती, चाहे वो इंटीरियर में हो या आर्ट में, क्योंकि आई फील कि हाँ वो क्रिएटिव साइड थोड़ी है, तो फिर एनीथिंग इन आर्ट क्राफ्ट एंड डिजाइनिंग। और आपको लगता है लाइफ में प्लान भी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है कभी-कभी? प्लान भी नहीं होना चाहिए, बट एक एक साथ आप एक दो चीजें कर रहे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एक चीज पे लगे रहो, क्योंकि आई थिंक जब आप सिर्फ एक चीज करते रहते हो, बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी एनर्जी एक चीज पे लगा रहे हो, बट एट द सेम टाइम लाइफ में इतना कुछ है कि आप सिर्फ एक ही चीज कैसे कर सकते हो, मुझे ये लगता है। तो इसलिए मुझे होता है कि हाँ ये भी करो ये भी करो, बट ये है कि हाँ जब जो कर रहे हो उसको 100% करो। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं यहीं पे रहूँ, ये नहीं कि मुझे ट्रेनिंग करनी है या कुछ है। सो इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ इकट्ठे और इंजॉय भी करती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं 100% उस चीज़ को उसी टाइम दे भी रही हूँ। तो इसलिए प्लान भी नहीं होता है, बट ये होता है कि हाँ अभी ये नहीं कर रही हूँ तो अभी पेंटिंग कर रही हूँ तो इसको एंजॉय करना है, या अभी खेल रही हूँ टेनिस खेल रही हूँ तो टेनिस, ये नहीं कि अभी शूटिंग के बारे में सोचो। सो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट। फिर इससे क्या होता है, आप जो भी कर रहे हो ना आप बहुत फ्रेशली करते हो, आपकी वो स्टैग्नेशन नहीं आता है। मेरे लिए ऐसा काम करता है। सो या आई थिंक दैट्स व्हाई आई जस्ट फोकस ऑन दिस। और जैसे मूड थेरेपी क्या रहता है? जैसे आपने बात करी आप फैमिली के साथ रहते हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह भी सुनते हो आप? हाँ मतलब सॉन्ग्स जनरल, बट ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है मेरा मूड कि मैं सॉन्ग्स के थ्रू उसको सेट करूँ। सो या तो मैं अगर कुछ मूड फ्लक्चुएशन है तो फिर या तो मैं खाऊंगी जाके बाहर, और उससे काफ़ी पॉजिटिव होता है। एंड जो मेरी बाहर खाने की भी फूड चॉइसेस ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा रिग्रेट भी नहीं होता है। तो या मूड खाना खा बाहर जाके खाने से, कोल्ड कॉफ़ी मुझे पसंद है, वो पी लो बहुत अच्छा लगता है, दिमाग अलग से शांत होता है। बाकी ये है कि घर आ जाओ, घर वालों के साथ बैठ के खाना खा लो। और वैसे जब मैं ट्रैवल करके घर ही आती हूँ ना, मैं चंडीगढ़ में बाहर जाते ही नहीं खाने ज़्यादा, बिल्कुल मुझे आइडिया ही नहीं है चंडीगढ़ की जगहों का। बस मेनली अगर जाते हैं तो एक दो जगह ही है। एंड क्यों ऐसे ही प्रमोट करने से मैं नाम ले दिया। नहीं, सही बात है। पर आपके वो ना आपके तो 2-2 घर है चंडीगढ़ में। लोग तो कहते हैं हमारा एक घर हो, आपके 2-2 घर है, फिर भी आप चंडीगढ़ नहीं घूमे। नहीं, चंडीगढ़ अब घर है तो फिर घर पे ही खाएंगे ना, एग्जैक्टली। इसलिए बाहर बाहर नहीं। दिल्ली में जाते हैं ना बाहर खाने, चंडीगढ़ में तो घर का खाना इतना अच्छा लगता है, तो ओवर ईटिंग घर पे ही होती है सारी। पर आपको देखते रहता नहीं, आपने बड़ा अच्छा मेंटेन किया अपने आप को। तो इसमें आप फिजिकली, जैसे आपको फिजिकल ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है, फिर जैसे मेंटली तो ऑब्वियसली आपको डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है। तो फिजिकल फिजिकल ट्रेनिंग तो आई वुड से 100% मैंडेटरी है। मैंने खुद अपने शूटिंग करने के 6 साल, मैंने 2013 से शुरू किया था, तो हाँ वो 5 साल बाद मैंने शूटिंग करने के बाद शुरू की फिजिकल ट्रेनिंग, जब मुझे इंजरी हुई थी। उसके बाद जब मैंने फिजिकल ट्रेनिंग करी तो मेरी काफ़ी दर्दें भी ठीक हुई, जो शूटिंग में हो जाती, चाहे वो शोल्डर या बैक की इंजरी हो। तो वो ठीक हुई। उसके अलावा शूटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आया, एंड देन आई रियलाइज कि मेंटली तो ठीक है, बट मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपका दिमाग इतना सेट नहीं रहता है। तो फिर आई थिंक फिजिकल ट्रेनिंग, स्टेबिलिटी एंड एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी जिसमें आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में ला रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में अभी तक जो आपने हासिल किया? सेटिस्फाइड बोलूँगी तो वही होएगा कि फिर और क्या ही रह गया। सेटिस्फाइड नहीं हूँ बट खुश हूँ जो भी तक है। तो अभी लक्ष्य क्या है आपका? अपना सपना क्या है? अभी भी अंजुम मोदी का ये सपना भी है बिसाइड ओलंपिक, डेफिनेटली आई यू वांट ओलंपिक, बट बिसाइड ओलंपिक कोई और सपना हो आपका? आई थिंक वही
खुशी, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही दिमाग में, भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। यू कैन शेयर फ्यू पॉइंट्स ना, भी हाँ थोड़ा सा शॉर्ट करके भी ये टॉप है ये उसके बाद है। सो मैं अपनी एक स्पेस बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं एथलीट्स को एक जगह दूँ जहाँ पे वो अपनी हर तरीके की ट्रेनिंग कर सके। तो मेरा मन है कि to give back to the sporting fraternity and to athletes at ground level। तो हम एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसमें हम कुछ एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं अपने ही पैसों से, ताकि उनको शुरुआत में ही दिक्कत ना आए। कुछ एथलीट है जो ऑलमोस्ट गेम छोड़ने लगते हैं बस क्योंकि फंडिंग नहीं है तो कर नहीं पाते। तो आई थिंक मेरा मन है कि मैं ऐसे लोगों को करूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है अगर कोई दूसरे को अच्छा लग रहा है या उनको सपोर्ट मिल रही है। So this is one of my tasks that I focus on, और अभी भी साथ साथ वो चलता है। बाकी I think art work, doing art, gifting my artwork and maybe अपनी एग्जीबिशन लगाऊंगी and then I'll use that money for sports somewhere। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट के आपके ये सारे सपने जल्दी पूरे हों। थैंक यू। और इसी के साथ अंजुम आपका कोई लास्ट मैसेज हमारे यूथ के लिए, हमारी पूरी ऑडियंस के लिए? जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, और चाहे वो अपने लिए कर रहे हो या किसी की वजह से कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो आई थिंक यू शुड एंजॉय इट। एंड अगर मज़ा नहीं आ रहा है थोड़ा टाइम लो, बात करो अपने क्लोज वन से। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आई थिंक वो चीज़ आप चेंज करके किसी और चीज़ पे फोकस करो। बट जब आप खुशी खुशी कोई चीज़ कर रहे हो और उसमें आपको मेंटली शांति मिल रही है तो आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होगे। तो इतना ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप बेटर हो जाओगे। एंड एक अपने एक्सपीरियंस से चीज़ है कि अगर कोई चीज़ अभी के अभी बिल्कुल ख़राब हो जाए आपके साथ और वो एकदम ऐसा हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आपके फ्यूचर के लिए। एंड मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कोई ऐसे इंस्टेंस हुए हैं लाइफ में कि ये मेरे साथ क्यों है या ये क्यों है, बट दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड you will realize it just later, so just keep going and enjoy। इट इज रियली मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग, और रियली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और एक ना लाइफ में आपने विजन चेंज कर दिया। एक होता था ना पहले हम कि किसी के वो जैसे होता ड्रेसिंग रूम में चले जाओ अलग फील आती है, बट हम कहते हैं अंजुम मोदी के पास हो, आप किसी भी एथलीट के घर चले जाओ, एंड दिस इज रियली रियली सो मच मोटिवेटिंग एंड रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजुम सो मच फॉर योर टाइम। तो इसी के साथ जल्दी हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए पीपल्स।